Hello students. So today we'll be doing this chapter fundamental concepts. All right. So again we'll be doing this. We'll do these sums from the same chapter from the same book, Essential SSC Mathematics. All right. So again there is nothing much in this chapter. फिर भी थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत है, जैसे there are very few things you need to know and then we can simply डाइव इनटू द सम्स। ऑलराइट। सो क्या क्या कुछ थोड़ा मोड़ा जो चीज़ है वो हम आपको बता दे रहे हैं जो आपको माइंड में रखना है। एक होता है सबसे पहले पॉलिनोमियल। आपसे क्वेश्चन इसका डेप्थ में नहीं जाएंगे, जो आपका रिलेटेड है स्कोप ऑफ सिलेबस में, बस उसी का रिलेटेड में हम आपको बताएंगे। पॉलिनोमियल ये बेसिक, इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि आपको इसमें जो क्वेश्चंस आपका रहेगा बुक में, आपको पूछेगा कि वेदर द फॉलोइंग टर्म्स आर, आइडेंटिफाई करो कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, एंड ऑल्सो उसका डिग्री बताओ और उसका डिग्री बताओ। पॉलिनोमियल है कि नहीं और उसका डिग्री बताओ। तो कोई भी टर्म जैसा भी रहेगा वो मेरा पॉलिनोमियल होगा, एक्सेप्ट अगर उसमें डिवाइडेड बाय कोई वेरिएबल होगा ना। व्हाट डू आई मीन बाय वेरिएबल? कुछ भी होगा, एक्स, ए, बी, सी, इस टाइप का कुछ टर्म जो अगर डिवीजन में रहता है तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, वो टर्म मेरा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ऑलराइट। बाकी उसके अलावा कुछ भी रहेगा, एक प्लेन सिंपल नंबर भी अगर रहता है तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल में, अगर सपोज कोई x² + 2 ऐसा कुछ है, ये कुछ मेरा सपोज क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्या पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मेरा डिवाइडेड बाय ये नहीं है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव पावर मेरा पॉलिनोमियल नहीं होता है। और हम इसको बाय एक्स को मेरा रिजेक्ट करने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये मेरा नेगेटिव पावर है, क्योंकि नीचे में बेस 1 है। और हम आप अगर इससे पहले अगर आप एक्सपोनेंट्स किए होंगे तो उसमें आप जानते होंगे कि रेसिप्रोकल करके मेरा आता है ना। अगर हम इसको भी रेसिप्रोकल करके ऊपर भेज दे एक्स को, एक्स में कुछ पावर नहीं है मतलब 1 है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर भेज दे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये अगर ऊपर चल जाएगा तो ये टर्म मेरा x⁻⁻1 हो जाएगा। और कोई भी नेगेटिव पावर वाला मेरा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। इस कारण कि हम लोग जब भी कोई वेरिएबल x हो, y हो, z हो, कुछ भी जो मेरा डिवीजन में रहता है तो वो मेरा पॉलिनोमियल से हम उसको कंसिडर नहीं करते पॉलिनोमियल में। ये सिंपल रीज़न होता है क्योंकि इसका एक्चुअल में पावर नेगेटिव है। क्योंकि हम x⁻, अगर मेरा -1 होगा, इसको अगर आप एक्सपोनेंट में किए होंगे तो इसको हम ऑपरेट कर पाएंगे -1 में। हम हमेशा बोले थे ना एक्सपोनेंट में भी अगर आपका नेगेटिव पावर रहेगा तो इसको आपको पॉजिटिव करना है। क्या है पॉजिटिव करने का रूल एक्सपोनेंट में? इसको रेसिप्रोकल करना है 1/x⁻1। तो ये वही चीज़ है ना, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता ही है पावर में। तो इसी कारण ये एक्चुअल में नेगेटिव पावर है। सो ये रीज़न है हम इसको अवॉइड करते हैं। ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं रहता है तो हम इस टर्म को पॉलिनोमियल में नहीं काउंट करेंगे। अब रहा ये क्वेश्चन में डिग्री का बात, तो कोई भी जो पॉलिनोमियल मेरा आइडेंटिफाई हो गया, हाँ ये पॉलिनोमियल का सेटिस्फाई करता है क्राइटेरिया, राइट, जो वो नेगेटिव नहीं बन रहा है तो वो मेरा सेटिस्फाई करेगा। तो कोई भी टर्म में सबसे हाईएस्ट पावर वाला वो मेरा उसका डिग्री होता है। जैसे ये टर्म में वो कांस्टेंट का कोई पावर नहीं होता है। कांस्टेंट मतलब एक कोई भी प्लेन नंबर जिसके आगे कोई x, y, z नहीं लगा हो, प्लेन नंबर हो, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। बाकी ये मेरा क्या है, इसका हमको पावर रहता है, तो हाईएस्ट पावर वाला को डिग्री बोलते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में इसका डिग्री क्या है? 2। इसका डिग्री क्या है? 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। इसका डिग्री क्या है? 2। आप जैसे मान लीजिए एक x³ है प्लस एक x4 है प्लस 3 है, ये क्या पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव पावर वाला है। और हाईएस्ट क्या होगा? जो सबसे बड़ा डिग्री होता है वो मेरा, जो सबसे बड़ा पावर रहता है वो मेरा क्वेश्चन का डिग्री रहता है। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 4, राइट। सो ये हो गया पॉलिनोमियल और डिग्री का ये चीज़, राइट। अब आता है एक मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। कोई टर्म दे दिया रहेगा, बोलेगा आइडेंटिफाई करो कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। सो बेसिकली जैसे अगर हम बोल दिए 3x, y, z, ये मेरा क्या है?
ये मेरा मोनोमियल है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि बाइनोमियल कब आता है? देखिए ये सब नंबर आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब तक नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है तब तक वो एक टर्म ही, ये हम इसको वन टर्म ही कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, नंबर ऑफ कितना सारा टर्म्स इंक्लूडेड है इसमें वो नहीं देखते, कितना सारा पार्ट्स एडेड है। ये सिंस मल्टीप्लिकेशन में तो ये मेरा वन टर्म है। ऑलराइट, अब मेरा तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि मेरा दूसरा सेकंड टर्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा, हाँ सेकंड, ये क्वेश्चन में मेरा सेकंड टर्म आ गया, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो मेरा आइडेंटिफाई होता है प्लस या तो माइनस से। फॉर एग्जाम्पल अगर यही क्वेश्चन में 3xyz दिया रहता तो मेरा वन टर्म है, वन टर्म वाला को मोनोमियल बोलते हैं। देखिए मोनो का मतलब ही वन होता है, बाई का मतलब ही टू होता है, और ट्राई का मतलब ही थ्री होता है। ट्राइएंगल कितना साइड्स होता है? ट्राइएंगल में ट्राई थ्री साइड्स का होता है ना ट्राइएंगल, तो वही नाम से ट्राई मतलब थ्री, बाई मतलब टू, और मोनो मतलब वन। ये नेम सजेस्ट करता है कितना टर्म है इसमें, वन टर्म है तो मोनोमियल। अब यहाँ पर प्लस xy ये दे दिए, ये क्या है मेरा? ये एक टर्म है सब मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ये एक टर्म है लेकिन बीच में प्लस है, तो मतलब ये सेपरेट, जहाँ प्लस या माइनस रखता है वो टर्म को सेपरेट कर देता है। ऑलराइट, तो ये मेरा दो टर्म का है। अब इसी में अगर मेरा ऐसा ही, ये तो मेरा क्या हो गया? टू टर्म्स मतलब बाइनोमियल में आ गया ये। अब यही मेरा 3xyz प्लस xy प्लस 3, तो -3 दे दिए। चलिए कोई बात नहीं, अब माइनस दे दिए, प्लस भी देने से कोई दिक्कत नहीं था, माइनस में हम एक डिफरेंट से समझा दिए। ये देखिए ये 3xyz एक टर्म है, ये xy एक टर्म है, माइनस लग गया तो अब 3 सेपरेट हो गया, यहाँ प्लस लग गया तो xy इसीलिए सेपरेट हो गया था, या माइनस लग गया इसलिए 3 सेपरेट हो गया, ये अनदर टर्म है। सो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म मिल गया। सो ये मेरा 3 टर्म्स का है, और 3 टर्म्स वाला को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। नेम से सजेस्ट करता है ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसके अलावा और एक चीज़ है बस, इसके बाद ख़त्म हो गया। इसके बाद और ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं, उसके हम डायरेक्टली सम्स में करेंगे और ख़त्म। फिर एक होता है बोल के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोल के एक चीज़ होता है। ऑलराइट, कोएफिशिएंट बोल के कुछ होता है। सो दो तरह का कोफिशिएंट होता है, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल, और एक कोफिशिएंट। दो तरह का होता है, एक होता है मेरा न्यूमेरिकल, एक होता है लिटरल। तो अब जैसे कोई एक नंबर दे दिया आपको 3x²yz, चलिए माइनस भी हम लगा दिए, -3x²yz, तो इसका अगर हम बोलेंगे इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए क्या होगा इसका न्यूमेरिकल। चलिए पहले माइनस से नहीं, माइनस बाद में करते हैं। 3x²yz दिया है, पहले बेसिक वाला समझिए, इसका हमको न्यूमेरिकल बताइए। न्यूमेरिकल इससे सजेस्ट कर रहे हैं ना समथिंग रिलेटेड विथ नंबर। तो कोफिशिएंट मतलब क्या होता है कि अगर हमको इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट चाहिए तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 है। अगर हमको इसको लिटरल कोफिशिएंट चाहिए तो न्यूमेरिकल छोड़ के बाकी जितना अल्फ़ाबेट रहता है वो मेरा लिटरल कोफिशिएंट में आता है। ये मेरा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ये मेरा लिटरल कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, yz का कोफिशिएंट बताइए। यहाँ पर आप सपोज हम माइनस दे दिए, yz का कोफिशिएंट बताइए। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ yz? आपको yz का कोफिशिएंट मांगा है, yz दे दिया है, बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ yz। तो कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो अब ये चीज़ एकदम दिमाग में रख लीजिए। कोफिशिएंट मतलब बेसिक एकदम क्या होता है, ये टर्म, यही टर्म दिया है, यही टर्म का हमको सिर्फ yz का कोफिशिएंट बोला है, तो yz को छुपा के बाकी जितना बचा हुआ है वो इसका आंसर है। yz का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस मत भूलिएगा, -3x² yz का मांगा था ना, yz का नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सपोज हमको बोल दिया कि
3 का कोफिशिएंट बताइए क्या है, 3 का, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 3। सो 3 को छोड़ के बाकी जो बचा है, 3 को छोड़ के, -3 को मत पूरा छोड़ दीजिएगा, खाली 3 को छुपाने बोला है। 3 को छुपा दिए तो बचा क्या है, माइनस जो आगे लगा है वो x² y z, राइट। ये हो गया कोफिशिएंट का मतलब, जिसका मांगा है उसको छोड़ के बाकी पूरा। अब आपको बोल दिया है 3x² yz का कोफिशिएंट बोलो क्या है। अब बोलेंगे तो पूरा का पूरा उतर गया है, सिर्फ माइनस बचा है, तो सिर्फ माइनस कोफिशिएंट होता है नहीं। जब कुछ नहीं बचा रहता है, पूरा का पूरा नंबर दे देता है, तो कोफिशिएंट अगर कोई साइन है तो वो लगा दीजिए और 1, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई होके यही बचेगा मेरा, इसीलिए 1। अगर मेरे को ये बोल देता कि पूरा का पूरा ही इसका कोफिशिएंट क्या है, तो सिंपली 1, क्योंकि माइनस भी आ गया लगा दिया तो माइनस भी नहीं लगाना होगा, सिर्फ 1 हो जाएगा कोफिशिएंट। ये मेरा हो गया पूरा ये चैप्टर का 100% जितना आपका अभी क्लास 7 के लिए नेसेसिटी है वो कवर हो गया। अब डायरेक्टली हम लोग सम्स में सॉल्व कर लेंगे चैप्टर। ओके स्टूडेंट, सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग एल्जेब्रिक सिंबल्स। 10 एडेड टू r, 10। अब इसको हमको एल्जेब्रिक जैसा भी दिया हुआ है उसी टर्म में हमको पूरा प्रॉपर तो वैल्यू नहीं है कि हमको फाइनल आंसर मिलेगा, लेकिन हमको एक्सप्रेशन लिखना है उसको। अगर हमको वैल्यू लेता तो हम क्या करते, उसी हिसाब से हमको एक्सप्रेशन में इसको डालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 10 एडेड टू r, 10 r में जोड़े हैं, तो r ऑलरेडी था उसमें 10 ऐड किए हैं प्लस 10, ये इसका आंसर हो गया सिंपल। x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, जो x है इसको हम 20 से घटाए हैं, x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, तो पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा ये बहुत अच्छे से समझिए। देखिए इंग्लिश स्टेटमेंट, x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, x जो है वो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20 हुआ है, तो x को घटाए है 20 से। 20 था ऑलरेडी x, उसमें से x कुछ अमाउंट घटा दिए है, राइट, ये इसका हो गया। अब यहाँ ये देखिए p रिड्यूस्ड बाई 30, इसका मतलब क्या हो रहा है, p रिड्यूस्ड बाई 30, p इज रिड्यूस्ड बाई 30, p को हम p से हम 30 गिरा दिए नीचे, p जितना भी था उससे हम रिड्यूस कर दिए है बाई 30, p कम हो गया है बाई 30, कितना से कम हो गया है, 30 से कम हो गया है, तो मतलब उससे 30 निकल गया है। p था रिड्यूस्ड बाई 30, ये जो है वो 30 कम हो गया, गिर गया है नीचे, रिड्यूस हो गया, नीचे गिर गया है बाई 30, घट गया है मतलब रिड्यूस्ड, इसका ये मतलब हो गया p रिड्यूस्ड बाई 30। नेक्स्ट 45 डिक्रीज्ड बाई m, तो 45 यहाँ पर क्या हुआ है स्टेटमेंट समझिए अच्छा से। 45 डिक्रीज्ड बाई m, 45 जो है वो डिक्रीज हो गया है, किसमें से, m से। 45 डिक्रीज्ड बाई m, तो यहाँ पर मेरा m से 45 डिक्रीज्ड हो गया है, m माइनस 45। सो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश स्टेटमेंट नहीं समझेंगे तो कौन आगे पीछे लगेगा, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एडिशन में फिर भी चलिए ठीक है, 10 + 20 या 20 + 10 करिए, करेक्ट होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में 20 - 10 और 10 - 20 ज़मीन आसमान का आंसर का फ़र्क आता है, राइट। सो ये समझना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट किस हिसाब से बैठाना है। सो ये चलिए और एक क्वेश्चन देख लीजिए इसका। 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई y, मतलब हम x का सिर्फ 1/3 ले रहे हैं, 1/3 ले रहे हैं, पूरा x का सिर्फ 1/3 ले रहे हैं, 1/3 ऑफ x, ऑफ मतलब जानते ही है इंटू होता है 1/3 ऑफ x। सो मतलब क्या हो गया ये 1/3 ऑफ x, ये वैल्यू को x मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, y से, ये पूरा को इंटू y, ये आपका आंसर हो गया। 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा टर्म जो आया इसको y से मल्टीप्लाई कर रही है, इसका आंसर है। और स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्बल एक्सप्रेशन इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वर्बल मतलब स्टेटमेंट में दिया है, इंग्लिश स्टेटमेंट में दिया रहेगा क्वेश्चन, और आपको इसको एल्जेब्रिक में बदलना है। 5 more than twice the number x, अगेन दिस ऑल आर नथिंग बट बेसिकली आपका इंग्लिश का स्किल्स चेक हो रहा है इस पार्ट में।
आप कितना बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं इंग्लिश का वो चेक हो रहा है अभी। 5 मोर देन ट्वाइस द नंबर एक्स, बोल रहा है कि ट्वाइस द नंबर एक्स का जो मतलब हम ट्वाइस मतलब दुगुना, एक्स का हम जब डबल करते हैं उससे 5 ज़्यादा। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हो रहा है, ट्वाइस को हम डबल कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 2 से एक्स को, 2 टाइम्स एक्स प्लस 5। सो बेसिकली इसको अच्छा से 2 इंटू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 2x मल्टीप्लिकेशन में है तो 2x लिख सकते हैं प्लस 5, ट्वाइस द नंबर x प्लस 5 मोर देन रहा है उससे 5 ज़्यादा, x का दुगुना से 5 ज़्यादा, 5 ज़्यादा मतलब उससे प्लस 5 कर देंगे। अब नेक्स्ट 25 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द नंबर p, तो 25 घटेंगे, 25 हमको घटाना है, सब्ट्रैक्टेड हो रहा है, किससे घटेगा, फ्रॉम, 25 घट रहा है किससे, थ्राइस द नंबर p, p एक नंबर है उसका 3 गुना करके उससे 25 घटाना है, सो थ्राइस द नंबर p, सो 3 इंटू पी, पहले p को थ्राइस कर दिए 3 गुना कर दिए और उससे 25 घटाना है, 25 इज सब्ट्रैक्टेड, 25 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। सो इसका हम बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, अगेन 3 इंटू पी मतलब क्या होता है, 3p होता है, उससे 25 घटाना है, सो 3p माइनस 25, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका ही, सम ऑफ एक्स एंड माइनस 15 डिवाइडेड बाई 7, तो मतलब क्या बोल रहा है, सम ऑफ एक्स एंड माइनस 15, एक्स और माइनस 15 का सम जो रिजल्ट आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है। तो पहले इन लोग का सम करके रिजल्ट देखते क्या आना होता है। अगर मेरे पास नंबर रहता तो हम क्या करते, एक्स को प्लस ये माइनस 15 है तो माइनस 15 को यहाँ ऐसे लिखेंगे ना, प्लस माइनस कैसे होगा 15, इसको ये पूरा जो इसका पूरा रिजल्ट आता है उसको डिवाइड करते हम 7 से, तो ये पूरा रिजल्ट को डिवाइड करते, राइट। सो खाली डिवाइडेड बाई 7 यहाँ लिख देंगे तो सिर्फ लगेगा 15 से आप डिवाइड कर रहे हैं 7 को, ये लोग का सम को डिवाइड करना है। सो ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो पूरा आंसर का मतलब दो आपका कॉन्सेप्चुअली आप अपना हिसाब से ठीक है, ये तो ये दोनों को हम डिवाइड कर दे 7 से ये, लेकिन जब तक ब्रैकेट नहीं लगेगा तो हम लोग करेंगे कैसे। अगर मेरे पास ये पूरा नंबर रहता तो हम इन लोग को जोड़ देते ना, जो रिजल्ट आता उसको करते। अब इससे भी हम बाहर निकाल सकते हैं लेकिन करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे हम x, ये हम आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे हैं, x क्योंकि माइनस था दोनों को जोड़ना है तो प्लस माइनस बाहर निकल के क्या होता है माइनस 15, ये रिजल्ट आता। जो x अगर मेरे पास वो नंबर रहता तो ये रहता माइनस 15 डिवाइडेड बाई 7, लेकिन ये लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर इसको आप अच्छा ऐसा बना दिए बस। ये ब्रैकेट का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा वाइटल है। नाउ z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ p एंड माइनस 5, z सब्ट्रैक्ट हो रहा है इन दोनों का सम से, p और माइनस 5 का सम से, तो पहले इन लोग का सम निकाल दे। उन लोग का सम क्या आएगा मेरे पास, जो भी टोटल आएगा उससे z को घटा देना है, तो पहले टोटल निकाल ले, नंबर है नहीं उसीलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग को बोला है लिखने, क्योंकि पूरा नंबर दे देता तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही नहीं रहता, तब तो पूरा डायरेक्टली नंबर में न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाता मेरा आंसर, राइट। p एंड माइनस 5, तो p और माइनस 5 को जोड़ना है, अगेन ये मेरा प्लस में माइनस में है, तो माइनस में है तो ब्रैकेट में रखना होगा वो नंबर को, ये लोग का सम, राइट, इन लोग को अलग से फिर ब्रैकेट में रखना होगा। इन लोग का सम जो रिजल्ट हमको देगा, ये रिजल्ट जो टोटल आएगा उसको z से घटा देना है, उसमें से z, ये लोग में से z माइनस कर देना है, तो कर दिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस ऑफ a एंड 15 डिवाइडेड बाई 3, सो डिफरेंस ऑफ a एंड 15 बोल रहा है, a और a एक कोई नंबर इमेजिन करिए a और इसको डिफरेंस इन लोग का घटाना है और जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करना है 3 से। सो मेरे पास नंबर नहीं है, अगेन अलजेब्रिक फॉर्म में है, लेकिन इन लोग का a माइनस 15 इन लोग को घटाना है, राइट, a माइनस 15 घटा दिए, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करना है 3 से। देखिए जैसे ब्रेक डाउन कर करके आंसर आ गया। सिमिलरली ट्वाइस द सम ऑफ z एंड 16 माइनस 16, ट्वाइस द सम मतलब इन लोग का सम निकालना है और उसको दुगना कर देना है, ट्वाइस कर देना है, ट्वाइस मतलब डबल कर देना है। तो पहले इन लोग का सम निकाल ले, क्या होगा z
एंड -16, इन लोग का सम, तो z प्लस, अगेन ये माइनस में दिया हुआ है तो ब्रैकेट में -16 रखना है, राइट। ये इन लोग का सम का वैल्यू आएगा मेरे पास, और इन लोग को क्या करने बोला है, ट्वाइस करने बोला है, ट्वाइस द सम मतलब दुगना करने बोला है, 2। यहाँ इंटू दीजिए या मत दीजिए एक ही बात है, क्योंकि 2 है, कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो 2 के क्या रिलेशन है, ये रिजल्ट का 2 से इंटू, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है विदाउट साइन मतलब क्या इंडिकेट करता है, वो इंटू में है, ऑलराइट। ब्रैकेट के बाहर अगेन रिपीट कर रहे कोई नंबर नहीं है तो क्या इंडिकेट करता है, वो इनटू में है उसके साथ रिलेशन, ओके। चलिए इसको भी एक्सप्रेस एल्जेब्रिकली करना है, ऑलराइट। ये भी आपका स्टेटमेंट में दिया है तो इसको भी एल्जेब्रिकली सजा के लिखना है। 10 kg लाइटर देन x kg, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10 kg लाइटर देन x kg, अगर x kg से 10 kg लाइटर मतलब हल्का, हल्का मतलब कम ना, तो कम का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा। 10 kg लेस देन, इसका बेसिकली मतलब क्या है, 10 kg लेस देन x kg को कैसे सजा के लिखेंगे, मेरे पास x kg है, 10 kg लाइटर है, हल्का, x kg से 10 kg लाइट हो गया है, तो x kg से लाइट हल्का हो गया है मतलब 10 kg घट गया है, x माइनस 10, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, 5 रुपीज़ 5 मोर देन रुपीज़ एक्स, रुपीज़ एक्स है आपके पास और 5 मोर कर दिए है, तो मोर देन रुपीज़ एक्स, ये देखिए मोर देन रुपीज़ एक्स, 5 रुपया एक्स से ज़्यादा कितना हो जाएगा, आपके पास एक्स है और 5 रुपया बोल रहा है ज़्यादा, कितना हो जाएगा, +5। 5 डिग्री सेल्सियस कोल्डर देन T डिग्री सेल्सियस, अब इसका मतलब क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस कोल्डर देन, आप देखिए ये बेसिक सा बात है ना, जैसे हम लोग का जैसे हम लोग बोलते हैं ना गर्मी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर क्या होता है, जब आस्ते आस्ते जब टेम्परेचर बढ़ता है तब हम बोलते हैं ना गर्मी भी बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर अभी समर सीज़न है, ये सब समर सीज़न चल रहा है तो टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री रहता है, जैसे बढ़ता है 35, 36, 37, जितना हायर टेम्परेचर जाता है उतना गर्मी बढ़ता है। और वैसे ही ठंडा जगह में जहाँ ठंडा देश है, ठंडा एरिया है, वहाँ पर जैसे आप जाएंगे वहाँ पर क्या होता है, कहीं कहीं जब बहुत पहाड़ वहाड़ में माइनस में भी टेम्परेचर चल जाता है, मतलब बहुत ठंडा हो जाता है, पूरा कम रहता है। सो जहाँ 5 डिग्री सेल्सियस कोल्डर देन T डिग्री सेल्सियस, कोल्डर बोल रहा है मतलब ठंडा है, राइट। ठंडा कब होता है, जब टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर घटा रहे हैं तब कोल्डर होता है ना, तो 5 डिग्री सेल्सियस कोल्डर देन T डिग्री सेल्सियस, मतलब अभी टेम्परेचर अगर T है उससे 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो गया, ठंडा कब हो जाएगा उससे, जब टेम्परेचर घट जाएगा, तो T डिग्री से -5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, ये 7 डिग्री फ़ारेनहाइट वार्मर देन T डिग्री फ़ारेनहाइट, सो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, ये दोनों क्या है, यूनिट है मेज़र करने का टेम्परेचर को, है ना। सो 7 डिग्री फ़ारेनहाइट वार्मर देन T डिग्री फ़ारेनहाइट, सो T डिग्री आपके पास है टेम्परेचर, अब अभी वार्मर हो गया, गर्म हो गया, गर्म कब होता है, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, बढ़ जा रहा है मतलब ऐड हो जाएगा और ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 डिग्री वार्मर T डिग्री से फ़ारेनहाइट था प्लस 7 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया, ये आंसर हो गया इसका। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एल्जेब्रिकली इफ n रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट नंबर इन ईच केस, सो ये सब केस में बोल दिया है कि n मेरा पहला नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलराइट। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे n, कोई नंबर के जगह n है तो उस हिसाब से लॉजिक क्या होता है हम देखेंगे। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स जानते हैं सारा नेगेटिव नंबर भी इंटीजर रहता है, ज़ीरो भी मेरा इंटीजर रहता है और पॉजिटिव भी मेरा इंटीजर रहता है। सो पहला नंबर n है, n का साइन प्लस है, राइट। सो मेरा ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इजंट इट। सो अब हमको आगे भी बढ़ाएंगे, हम पॉजिटिव इंटीजर से ही बढ़ाते हैं, राइट। सो पहला नंबर मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, उससे एक ज़्यादा, 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब बोल रहे लगातार 3 वाला कोई भी नंबर, सपोज ये 5 हुआ, सपोज मेरा पहला नंबर मान लीजिए यहाँ मेरा 5 अगर रहता तो दूसरा इंटीजर 6 होता, तीसरा इंटीजर 7 होता, तो हम 5, 6, 7 कैसे लिखेंगे, मेरे पास तो नंबर है नहीं कि हम 5, 6, 7 लिख देंगे n से, मेरा 5 की जगह सपोज n आया है तो हम 6 को हम कैसे लिखेंगे,
अब हम 6 को कैसे लिखेंगे n के टर्म्स में? 6 क्या है? 5 और 6 का डिफरेंस क्या आ रहा है? इसमें मेरा 6 में 5 है ही, प्लस 1 ऐड हुआ है ना, तो सिमिलरली जो सेकंड नंबर रहेगा उसमें n रहेगा ही, प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर में क्या, हमको n से लेके रिप्रेजेंट करके चलना है ना, तो तीसरा नंबर में क्या फ़र्क आएगा इंटीजर इसमें मेरा 5 है ही, उसमें उससे और कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। सिमिलरली थर्ड नंबर में मेरा n रहेगा ही, जो है ये रहेगा ही, उससे 2 ज़्यादा रहेगा। तो ये मेरा लगातार 3 नंबर का, ये हम n के टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हायर क्लासेस में भी चल के इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ रहेगा, AP GP ये सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये सब चैप्टर्स में। ऑलराइट, सो n+1 n+2 ये n के टर्म्स में लगातार जाएगा। ओके, सो ये मेरा पहला 3 टर्म है। अब इसका करना क्या है, हमको सम करना है ये लोग का। ऑलराइट, सो पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, ये तीनों को मान लीजिए ब्रैकेट में रख दिए, ये तीनों को अब हम लोग को जोड़ के वैल्यू बोल रहा है। तो ये टर्म निकालना सीख गए हैं। ऑलराइट, अब ये नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ 3, इसमें भी सम निकालना है। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। तो मान लीजिए हम मेरा लगातार एक कोई भी सीरीज ऑफ ऑड ले लीजिए, हम पहले ही 3 ठो ले लेते हैं। पहला ऑड नंबर 1 होगा, दूसरा ऑड नंबर 3, तीसरा ऑड नंबर 5। ये लगातार ये सीरीज में आता है ना, ये ऑड नंबर्स 1 3 5। तो इन लोग में क्या फ़र्क पड़ रहा है, और हमको बोल दिया है कि मेरा पहला नंबर हमको n से लेना है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पहला नंबर मेरा n आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे इसको जोड़ना है ना, तीनों का सेकंड नंबर अब क्या आएगा ये देखिए। अब अगेन इसका रिलेशन, कोई भी एक नंबर ले लीजिएगा, जब भी डाउट हो क्या होगा उसका जो भी बोला है, यहाँ ऑड बोला है तो ऑड का सीरीज बना लीजिएगा, यहाँ 3 ठो। और यहाँ देखिएगा, अच्छा ये इसको अगर ये मेरा n है, 1n है, तो हम इसको 3 को n के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 1 से 3 कैसे आया है? इसमें 2 जोड़े हैं ना, तो मतलब इसमें n है मेरे पास ऑलरेडी। राइट, इसमें एक तो प्रेजेंट है, एक से और कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है ना? तो ये क्या हो जाएगा, n सेकेंड टर्म n+2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर भी मेरे एक से, हमको फर्स्ट टर्म से हमेशा रिलेशन देखना है हर एक टर्म का। तो यहाँ पर एक से, यहाँ पर एक है ही, प्लस एक से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है ना। सो यहाँ पर n प्रेजेंट है, 1 में 5 में 1 है ऑलरेडी, और कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। आप किसी भी नंबर, किसी भी सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर में देख लीजिए, ये रूल अप्लाई होगा आपका। ऑलराइट, n है, सेकेंड नंबर क्या होगा? n+2, और थर्ड नंबर अगेन ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म n+ थर्ड नंबर मतलब थर्ड इंटीजर n+4। इन लोग का हमको सम करना है। चलिए सम हो गया, टर्म निकालना आना चाहिए उसका, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव का सम करना है, तो जोड़ दीजिए प्लस। नाउ ट्वाइस द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर बोल रहा है। अब अगेन इवन इंटीजर का पहले एक सीक्वेंस देख लेते हैं हम लोग। एक 2 पहले ही 3 देखते हैं, 2 4 6, ठीक है। ये तो मेरा फर्स्ट टर्म रहेगा ही n। ऑलराइट, ये बोल ही दिया है कि पहले क्वेश्चन में पहला टर्म को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला टर्म n है। अब देखेंगे यहाँ इसको भी n ही से हमको लिखना होगा। इसमें 4 में 2 है, प्लस 2 से कितना ज़्यादा है? 2 ना, क्योंकि मेरा n 2 था इस क्वेश्चन का हिसाब से में, हम अगर ये एग्जाम्पल लिए तो। सो n+2, और इसमें भी कितना ज़्यादा है? इसमें 2 है, इसमें भी मेरा क्या 2 ऑलरेडी है, 2 से कितना ज़्यादा है? 4। तो मतलब 2 क्या था मेरा? n तो है ही, n से कितना ज़्यादा रहेगा? 4 ज़्यादा। देखिए ऑड और इसमें दोनों का कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, ऑड और इवन का टर्म्स में कोई फ़र्क नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इन लोग का गैप हमेशा 2 का गैप रहता है, हर एक नंबर में 2 का गैप रहता है। यहाँ पर भी देखिए इवन में भी 2 का गैप है, 2 का गैप है, इसीलिए इन लोग का टर्म भी सेम ही रहेगा। अगर गैप सेम है तो टर्म भी सेम ही आता है। तो ट्वाइस, पहले वो नंबर लिख लेते हैं, पहला नंबर n है, इन लोग का ट्वाइस द सम करना है ना, सम करना है इन लोग का n+2 प्लस n+4। ये हम कर लिए। इवन नंबर का भी सीरीज ऑड नंबर का बराबर आ रहा है, एकदम सेम ही रहता है। ट्वाइस द सम, अब यहाँ बोल रहा है ट्वाइस करना है इसको,
ट्वाइस मतलब दुगना करना, इन लोग का सम जोड़ के जो वैल्यू आएगा उसको डबल कर देना है, ट्वाइस कर देना है। तो मतलब 2 यहाँ इंटू लगाइए चाहे मत लगाइए, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बाद, अभी इससे पहले भी समझाए थे। कोई साइन है मतलब ऑटोमेटिकली ब्रैकेट के बाद कुछ भी रहता है विदाउट एनी साइन तो वो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म से मल्टीप्लिकेशन में ही रहता है। सो ये आपका हो गया। ऑलराइट, सो बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए इतना है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डन इन पार्ट 2। ऑलराइट, फॉलो फॉर मोर कॉन्सेप्ट फॉलो पार्ट 2, वहाँ पर सारा और चैप्टर्स हो जाएगा।